नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। दोस्तों, कोविड-19 के इस दौर में हमारी तैयारी लगातार जारी रहनी चाहिए और इसीलिए मैं भी डेली आपके लिए क्लासेस ला रहा हूं। तो आप भी इसे लाइक और शेयर जरूर करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सभी प्रकार के न्यूज़ नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज की 5 प्रमुख खबरों के साथ। उससे पहले गुलदस्ता मार्च 2021 का अंक हमारा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है पीडीएफ फाइल के रूप में हमारी एप्लीकेशन आरएस जंक्शन पर, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देश के किस एक शहर में स्वामी फंड के अंतर्गत पहली आवासीय परियोजना को पूरा किया गया है? तो 2019 में ये स्वामी फंड जो है सरकार द्वारा बनाया गया था और मुंबई में पहली ऐसी परियोजना को पूरा किया गया है। तो इसका नाम क्या है ये देखिए। अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग के लिए भारत सरकार की विशेष खिड़की अर्थात स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, स्वामी, ये योजना है जिसने अपनी पहली आवासीय परियोजना को पूरा किया है। यह परियोजना उपनगरीय मुंबई में रिवाली पार्क के नाम से स्थित है और इस परियोजना को स्वामी फंड के तहत धन प्राप्त हुआ था। स्वामी फंड का शुभारंभ श्रीमती सीतारमण द्वारा, जो कि हमारी वित्त मंत्री थी, नवंबर 2019 में किया गया था। रिवाली पार्क विंटर ग्रीन्स स्वामी फंड द्वारा किया गया पहला प्रोजेक्ट है और पहली परियोजना भी है। यह 7 एकड़ में फैली हुई एक बड़ी परियोजना है जिसमें कुल 708 घर शामिल किए गए हैं जो मिड इनकम या फिर अफोर्डेबल जो मिड इनकम के जो लोग हैं उनके लिए बनाए गए हैं। सीसीआई प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नामक जो कंपनी है, जो कि केबल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की सहयोगी कंपनी है, उसने इस रिवाली पार्क विंटर ग्रीन्स को विकसित किया है। अपनी जो ये स्वामी योजना है, इसकी स्थापना के बाद से 1.5 वर्ष के इस छोटे अंतराल में आज ये एक बड़ी निजी इक्विटी टीमों में से एक बन गई है और इसने कोविड-19 के बावजूद जो है अपनी इस परियोजना को पूरा किया है। इस फंड ने अब तक 72 परियोजनाओं को अपनी अंतिम मंजूरी भी दे दी है। इसका उद्देश्य क्या है? दरअसल दोस्तों, बिल्डर्स पे डेवलपर्स जो हैं उनके फंडिंग का काफ़ी प्रॉब्लम रहता है, तो फंड वित्त के किसी अन्य स्रोत पर निर्भर हुए बिना डेवलपर्स जो हैं और जो घर खरीदने वाले हैं उनको घर उपलब्ध कराने का काम ये कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोरोना की वजह से लगातार जो है बड़ी मात्रा में लोगों की मौत हो रही है और इसी क्रम में उनकी शवों का अंतिम संस्कार करना भी चिंता का विषय है। इसी क्रम में आईआईटी रोपड़ द्वारा बत्ती स्टोव आधारित एक प्रौद्योगिकी पर जो आधारित एक गतिशील विद्युत शवदाह प्रणाली है उसका विकास किया है, जो पर्यावरण प्रदूषण को भी कम करता है और कम लागत में ही शवदाह को अंजाम देता है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने यह प्रणाली विकसित की है। ये अपनी तरह की पहली तकनीक है जिसमें लकड़ी का इस्तेमाल करने के बावजूद धुआं रहित अर्थात बिना किसी धुएं के शवदाह किया जाता है। यह शवदाह के लिए जरूरी लकड़ी की आधी मात्रा का इस्तेमाल करता है और इस तरह से यह पर्यावरण के अनुकूल भी है। बत्ती स्टोव आपने देखे होंगे, गाँव में बत्तियों के पहले स्टोव होते थे जो केरोसिन पर चलते थे, जिसमें जब बत्ती जलती है तो पीली चमकती है। इसे बत्तियों के ऊपर स्थापित दहन वायु प्रणाली की मदद से धुआं रहित नीली लौ में परिवर्तित किया जाता है। मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाते हुए और उसे नीली लौ में बदला जाता है। तो नीचे की तरफ से एक बत्ती स्टोव जैसी प्रणाली लगी होती है और उसके ऊपर जो है स्टैंड के ऊपर शव का दहन किया जाता है और जो शव से राख उत्पन्न होती है उसे भी नीचे एक स्टोरेज में एकत्रित कर लिया जाता है। चूंकि इस शवदाह प्रणाली में भट्टी 1044 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होती है, इसलिए इससे कोरोना के रोगाणुनाश को भी ये सुनिश्चित करता है। राजस्थान में एशियाई शहर में कोरोना संक्रमण का पहला मामला हाल ही में नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर में देखा गया। हैदराबाद और उत्तर प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी एशियाई शहरों में कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया है। जयपुर चिड़ियाघर के बब्बर शेर त्रिपुर की कोरोना रिपोर्ट इसमें पॉजिटिव आई है। इसके अलावा इसी चिड़ियाघर में एक सफ़ेद बाघ और एक अन्य शेर को भी संदिग्ध पाया गया है। ये तीनों ही शेर पिछले लंबे वक्त से जयपुर दिल्ली हाईवे पर स्थित नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की लायन सफारी, जिसको 2018 में शुरू किया गया था, उसमें रह रहे हैं। इन शेरों के सैंपल की जांच यूपी के बरेली में स्थित IVRI अर्थात भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में की गई है। पिछले दिनों और भी देश में मामले आए जिनमें हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 8 एशियाटिक शेर और इसके बाद उत्तर प्रदेश के इटावा स्थित लायन सफारी में 1 शेर के कोरोना से संक्रमित होने की खबर मिली थी। अगली खबर की ओर रुख करते हैं दोस्तों।
निम्नलिखित में से किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया हेड कोच नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों रमेश पंवार जो हैं, जिन एक बार फिर से नियुक्त किए गए हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम के हेड कोच। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात बीसीसीआई जो कि एक नियोक्ता अथॉरिटी है, उसने भारत के पूर्व स्पिनर रमेश पंवार को एक बार फिर से हेड कोच नियुक्त किया है। इससे पहले 2018 में 5 महीने के लिए वे वीमेंस टीम के कोच रह चुके हैं और 2018 में जब वे कोच बने थे तब टीम इंडिया की सीनियर प्लेयर मिताली राज के साथ विवाद को लेकर खूब चर्चा में आए थे। दरअसल उस समय मिताली राज के बेहतर प्रदर्शन के बावजूद उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया था, जिसके बाद ये विवाद की स्थिति हुई थी और रमेश पंवार को पद से हटाया गया था। 2018 T20 वर्ल्ड कप में टीम सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों हारकर बाहर हो गई थी। रेस में सुलक्षणा नाइक, मदन लाल और रुद्र प्रताप सिंह ये तीनों भी थे, लेकिन अंत में सीनियर प्लेयर जो हैं रमेश पंवार, उन्हीं को ये दिया गया। बात करें तो पंवार ने भारत के लिए 2 टेस्ट और 31 वनडे मैच खेले हैं। पंवार पूर्व कोच वुरकेरी रमन को रिप्लेस करेंगे। रमन को दिसंबर 2018 में कोच बनाया गया था। चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2020 जो है जारी की गई अमेरिका द्वारा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की यह रिपोर्ट लगभग 200 देशों में और क्षेत्रों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति की समीक्षा प्रस्तुत करती है। इस रिपोर्ट ने चीन, इजराइल, भारत और अन्य विभिन्न देशों में, ईरान जैसे देशों में जो है धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के चिंता जाहिर की है। इसमें भारत में धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों की हत्याओं, हमले, भेदभाव और कार्रवाई पर भी चिंता जाहिर की है। इससे पहले भारत ने अमेरिका की तरफ से जारी की गई पिछली रिपोर्ट जो 2020 में आई थी उसको नकार दिया था। तब भारत सरकार की तरफ से किसी भी तरह की लोकस स्टैंडी अर्थात सुने जाने का अधिकार न होने की वजह से ये बात कही गई थी कि बिना भारत की सुनवाई किए इस तरह की रिपोर्टें जारी की गई है। यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने ये रिपोर्ट इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट ऑफ 1998 के तहत की गई है, अर्थात ये किसी संगठन की रिपोर्ट न होकर के एक देश की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में सरकारों की नीतियों को भी शामिल किया गया है, जिनमें किसी भी तरह की धार्मिक आस्था और धार्मिक संप्रदायों, व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन सम्मिलित है। तो ये एक रिपोर्ट जो कि अमेरिका ने जारी की है। हालांकि भारत की प्रतिक्रिया इस पर क्या रहेगी वो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन जल्दी ही वो भी पता चल जाएगा। चलिए तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स जिन पर हमने चर्चा की। बने रहिए इसी तरह मेरे साथ और देखते रहिए सभी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।